नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो 2024 के चुनाव की ही होगी। एक ही चरण बचा है अब, अंतिम चरण, और 4 जून वो बड़ा मंगल धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ठीक 1 हफ्ते बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार किसकी बनने वाली है, इस पर आप जनता जनार्दन मुहर लगा चुके होंगे और वोटों की गिनती भी होगी। ऐसे में आज मैं आपको थोड़ा पूरब लिए चलता हूं। भाई, राजनीतिक भविष्य की बात है ना, उदय किसका होगा, कौन पस्त होगा, कौन अस्त होगा। और पूरब का जिक्र कर रहा हूं तो वहां पर बात होगी पश्चिम बंगाल की। तो पूरब पश्चिम दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं यहां पर जुड़ती हैं। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी केंद्र बिंदु हैं, सबसे बड़ा चेहरा है वो वहां की। 2011 से अब तक लगातार तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। सीपीएम को उखाड़ फेंका, हाशिए पर चली गई कांग्रेस, लेकिन इस एक छत्र राज में एंट्री मारी बीजेपी ने भी। और पिछली दफा तो कांटे की टक्कर हो गई थी। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, और 42 में से 18 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई थी। ममता बनर्जी के खाते में गई थी 22 सीटें। और ये तब जबकि बाकी इलाकों में हम देखें, नॉर्थ ऑफ विंध्या से ऊपर वाला इलाका, तो बीजेपी 90, 95 और 100% का भी स्ट्राइक रेट हासिल करती दिखाई दी थी। वो कमाल पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाया, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर वो एक फ्रिंज प्लेयर हुआ करती थी। और ऐसे में बराबर की टक्कर क्या इस बार उसे और रोचक बना देगा वहां का रण? यह सवाल इसलिए भी कि प्रधानमंत्री मोदी वो ताल ठोक रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की माने अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है ममता बनर्जी के लिए। इस बार बीजेपी के लिए पूरे हिंदुस्तान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होगा, यह प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जबकि पलटवार करती दिखाई दे रही हैं ममता बनर्जी। वो कहती हैं कि उनकी पार्टी ने जब टीएमसी को उखाड़ फेंका तो बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। पहले दोनों के बयान सुनिए। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। अब यहां पर थोड़ा आपको 15 साल पीछे लिए चलता हूं, कहानी और बेहतर आपको समझ में आएगी। 2009 के चुनाव में तब तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। 35 साल का वाम खेमे का राज 2011 में खत्म हुआ। तृणमूल 19 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। 2009 की बात कर रहा हूं। बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। वाम खेमे के पास 15 सीटें थी और कांग्रेस 6। तो वाम और टीएमसी में लड़ाई होती थी। लेकिन 2014 में तृणमूल 34 सीटें जीतने में कामयाब हुई। तब भी एक मोदी लहर देखी देश ने पहली बार। 1984 के बाद पहली बार कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत लेती दिखाई दी थी। बीजेपी को 282 सीट मिली थी, लेकिन वहां पर यानी कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। और 2019 का जिक्र मैंने आपके सामने कर ही दिया, पर इसमें एक और पेंच भी है। और पेंच ये कि 2021 के विधानसभा चुनाव पर हम नजर डालें तो जहां पर
तृणमूल और बीजेपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत में सिर्फ 3% का अंतर था, वो फिर से बढ़कर 10% हो गया विधानसभा चुनाव में और 215 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी 77 पर ही सिमटी, 3 से 77 पहुंची। लेकिन आपको ध्यान होगा उस वक्त बहुत से राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे चैनल्स बीजेपी का जो नारा था अब की बार 200 पार, उसी को दोहराते घूम रहे थे और यह लगभग माना जा रहा था 200 पार कर जाएगी बीजेपी। वो पार किया तृणमूल कांग्रेस ने। तो इस बार भी नारों में कितना दम है उसकी समीक्षा जरूरी हो जाती है। अब आखिरी चरण में 9 सीटों पर मतदान होना बाकी है। ये 9 की 9 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती। हर जगह नंबर 2 की पार्टी बीजेपी रही। ये अपने आप में दिलचस्प आंकड़े हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। और यहां पर जो जीत का अंतर था, अब इस पर भी निगाह डालने की जरूरत है। पिछली बार राष्ट्रवाद का चुनाव था, यह हमें नहीं भूलना होगा। एक लहर थी, एक आंधी चली थी। तो भी इन 9 सीटों पर एक सीट दमदम, वहां जो अंतर था 53,000 का, लाख से कम। बाकी हर जगह 4 सीटें तो ऐसी 3 लाख या 3 लाख से ऊपर। मैं 2,95,000 के आंकड़े को अभी 3 लाख मानते हुए आपको यह जानकारी दे रहा हूं। 4 सीटें 3 लाख से ऊपर, हर सीट एक को छोड़कर 1 लाख से ऊपर। तो अंतर बहुत था। लेकिन क्या यह अंतर इस बार कम हुआ है? और जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, पश्चिम बंगाल में एक सब नेशनलिज्म भी है। वहां की अपनी संस्कृति, एक अपना हिंदुत्व है। भगवान राम नहीं, मां दुर्गा वहां पर ज्यादा पूजी जाती है, ज्यादा आस्था वहां है। रामनवमी को मुद्दा बनाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी ने। 5 गारंटी दी खास पश्चिम बंगाल को लेकर कि रामनवमी पर किसी तरह की रोक नहीं होने देंगे, राम मंदिर कोई नहीं हटा सकता या बंद करवा सकता। सीए एनआरसी की भी बात हुई। तो हिंदू मुस्लिम कार्ड तो खेला है बीजेपी ने, पर वो रिटर्न्स मिलेंगे क्या? वहां आस्था थोड़ी फर्क है हिंदी पट्टी से। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो ताल ठोक रहे हैं कि ममता बनर्जी के शासन में हिंदू खतरे में है। ममता बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी, हिंदुओं के हक मुसलमानों को देंगी। प्रधानमंत्री ने भी हमला बोला था जब कोलकाता हाईकोर्ट ने 2012 का एक कानून वो रद्द कर दिया था, कूड़े में डाल दिया था, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों को, 42 में से 41 मुसलमान जातियां थी जिन्हें पिछड़ी जाति में सम्मिलित कर लिया गया था वर्गीकरण करके कि नथिंग डूइंग, इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और तब प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि ये सब कुछ छीन कर मुसलमानों को दे देंगे ये सारा आरक्षण। ये बात और है कि गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, यहां पर मुसलमानों को पिछड़ी जाति में सम्मिलित बीजेपी भी करती आई है। इस पर मैं अलग से कार्यक्रम कर चुका हूं, तो उस तफसील में मैं दोबारा से नहीं जाऊंगा। लेकिन संदेश खली को लेकर भी एक बवाल मचा था, पर बाद में कुछ और वीडियोस आ गए, तो जहां फ्रंट फुट पर बीजेपी दिख रही थी उसे थोड़ा बैक फुट पर भी जाना पड़ा। पर सवाल यह है कि वहां पर यह ध्रुवीकरण की जो कोशिश दोनों तरफ से, मुसलमान तुष्टीकरण का आरोप ममता बनर्जी पर लगता है, हिंदुओं को लामबंद अपनी तरफ करने का आरोप बीजेपी पर भी लगता है। तो ऐसे में हवा किस तरफ बह रही है? थोड़े मैं समीकरण और बता दूं, जातीय समीकरण जो है। 27% मुसलमान हैं जो देश में 15-16% हैं, दरअसल 27% हैं पश्चिम बंगाल में। ओबीसी 24% हैं। अब बीजेपी कह रही है कि ये ओबीसी का हक मुसलमानों को ही दे देंगे, क्योंकि 85% मुसलमान 27% में से वो अब पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किए जा चुके हैं।
जो अनुसूचित जनजाति है वो 6% है। इसमें तपस्वी इनका भी जिक्र लगातार हो रहा है। सवर्ण 20%। तो पश्चिम बंगाल क्या कह रहा है? पश्चिम नाम उस पर जुड़ा हुआ है, लेकिन पूरब में है। पूरब में जो उदय होता दिखा है कमल का, वो जारी रहेगा बदस्तूर, या थोड़ा अस्त भी या मध्यम होता दिखाई देगा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का माफ कीजिएगा, सीधा सवाल, बीजेपी की अंगड़ाई, दीदी के अस्तित्व की लड़ाई, और बंगाल में दंगे कौन फैलाएगा, कौन बांग्लादेश बनाएगा? ये दंगा बनाम बांग्लादेश का नैरेटिव भी वहां पर चल पड़ा है। चर्चा में मेरे साथ देश के 2 सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, यशवंत देशमुख, सी वोटर के सर्वे सर्वा एबीपी न्यूज के लिए लगातार पोल्स करते रहते हैं, और 1 जून का सभी को इंतजार है, मुझे भी। एक और बड़े चुनावी विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूब पर आपका अखबार नाम का चैनल भी चलाते हैं प्रदीप सिंह, और पैनल में सबसे तजुर्बेकार सीधी बात करने वाले प्रभु चावला। और प्रभु, सीधा सवाल आपसे आज यही है, ये पश्चिम बंगाल की लड़ाई, ये जो अंगड़ाई ली जा रही है, अस्तित्व की लड़ाई किसकी है? अस्तित्व की दोनों की लड़ाई है। वही सवाल ये है कि आप देख रहे हैं पिछले दिनों से अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर तरह के इश्यू वहाँ पर उठाया है, आज भी उठाया है, और नड्डा जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो अस्तित्व की जब बात करें, प्रॉब्लम ये आती है कि जो अस्तित्व किसके बीच में हो रहा है। अगर हम बात सुने टीएमसी की, टीएमसी कहते हैं कि हम बाहर के जो लोग आए हैं उनको बाहर निकालो। आपने देखा होगा, उन्होंने ममता जी ने नारा भी लगाया है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर भाषण देते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास, उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो ममता के मुकाबले में वहाँ पर खड़ा हो सके। हाँ। जो भी डिफेक्टर के आए हैं वो कांग्रेस से आए या टीएमसी से आए हैं। तीसरे अस्तित्व की लड़ाई क्या है? मोदी जी और उनके साथ अमित शाह जी और उनके साथ नड्डा जी, वो तीनों जा कर के वहाँ पर भाषण करें, जिसका फ़ायदा ममता जी उठा रही हैं कि बंगाल के अस्तित्व को, उनकी आइडेंटिटी खतरा है बाहर के लोगों से। अस्तित्व की लड़ाई है, बंगाल को बनाना चाहती हैं, बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो पिछले कई दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ। जो अभी माटी की मानुष माती है उसकी बात की थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री या अमित शाह जी ने कुछ उसके बारे में भी कहा था, तो मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहता। परंतु अस्तित्व किसका है? जैसे आपने कहा, सब नेशनलिज्म, नेशनलिज्म वर्सेस सब नेशनलिज्म, इसके माने क्या समझ सकते हैं? तो वो सब नेशनलिज्म किस बात की कर रहे हैं कि हमारे बंगाल जो है उसकी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसका अपनी एक कल्चरल बैकग्राउंड है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी अपनी भाषा है, उनका अपने पूजा करने का तरीका है। हाँ। इसलिए उसको खतरा है बाहर के लोगों से। नहीं, इस चुनाव में मटन मछली भी बड़ा मुद्दा बनाया। वो मटन मछली खैर शुरू हुआ था बिहार से, उसे भी लपकने की कोशिश की। और दुर्गो पूजा की बात करें तो पूजा में तो मांस मछली खाई जाती है, वो वहां की संस्कृति है। देवी देवता हैं जिनके आगे आप उतारते, जैसे असम के अंदर जो असम के चीफ मिनिस्टर सबसे ज़्यादा बोलते हैं धर्म के, हिंदू धर्म के, उनके यहाँ पर कामाख्या टेम्पल जो है उसके अंदर रोज़ वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है, वहाँ तक उसके बिना पूजा नहीं हो सकती। तो ऐसी बात उठाकर डिस्क्रिमिनेशन, ये तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। जहां आपको जो सूट करता है, चाहे विरोधी पार्टियां हो चाहे बीजेपी हो, वो इस बात का प्रयोग करते हैं जहां उनको जो हिंदू धर्म जिस तरह का सूट करता है उसी तरह के हिंदू धर्म बदल देते हैं। हिंदू देवता 36 करोड़ को लोग कहते हैं, 36 करोड़ में हर किस्म के देवता हमारे हैं, हम तो पूजा में विश्वास करते हैं। सवाल ये कि अस्तित्व की लड़ाई क्या है, जो आपने सवाल उठाया, वो अस्तित्व की लड़ाई ये है कि बीजेपी के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई लोकल लीडर एक्सेप्टेबल नहीं हुआ जिसको कहा जाए शुद्ध बंगला नेता। वो ममता बनर्जी निकल के आई है, वो भी कांग्रेस से आई है। शुभेंदु अधिकारी आए हैं, वो भी टीएमसी से निकल करके आए हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम ये होगी, जो लोकल काम करने चाहिए किसी नेता को, वहाँ पर मोदी जी वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर अमित शाह जी जा रहे हैं पीछे जा करके। जो जितने भी सेंट्रल नेता हैं वहाँ पर कोशिश करिए ममता दीदी ये बताने की कि बाहर के लोगों का मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रभु, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। ये जो तस्वीरें हैं ये रोड शो की हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी रोड शो कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी, दिलचस्प बात यह है वो रोड शो कर रही है। इस वक्त कोलकाता में ही ये रोड शो हो रहे हैं। दोनों के रोड शो की दूरी में महज फासला जो है
जो फासला जो है वो महज 6 किलोमीटर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ कोलकाता, उत्तरी कोलकाता में कर रहे हैं, और मध्य कोलकाता यानी कि सेंट्रल कोलकाता में ममता बनर्जी ये रोड शो कर रही है। पर इसमें एक और बात आती है प्रभु, ये जब लड़ाई होती है तो राष्ट्रवाद भी दो परिभाषा, एक राष्ट्रवाद है, एक राष्ट्रवाद जो पश्चिम बंगाल में आता है, एक हिंदू धर्म की परिभाषा हिंदू पट्टी के लिए अलग और पश्चिम बंगाल में अलग। अब इस लड़ाई में कौन 19 कौन 20 है? असल सवाल तो ये है, किसका पुट भारी दिख रहा है? आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, क्योंकि लोकल देखो, भारत विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भारत की विशेषता है भाई। ये बीजेपी के लोग भी नारा लगाते हैं, मैं विद्यार्थी विषय में था, मैं भी यही नारा लगाता था। अब विविधता में एकता का मतलब क्या है कि बंगाल की जो विविधता है, जो हिंदू धर्म वो फॉलो करते हैं, वो भी हिंदू धर्म है। माँ की माता जो माँ दुर्गा है वो भी हिंदू सब लोग पूजा करते हैं। इसी तरह वहाँ कामाख्या माँ का टेम्पल है, वो भी हिंदू धर्म के अंदर है। सवाल ये उठता है कि बंगाल के अंदर जो आज चुनाव जिस इलाके में हो रहा है वो सारी की सारी टीएमसी की सीटें हैं। आप ये मान के, जो आपने भी दिखाया था डेटा, मेरे लगता है वहाँ सारी टीएमसी की सीटें उसी में से, अगर क्योंकि जो नैरेटिव बना है पिछले कुछ दिनों से अखबारों के माध्यम ये बना है कि बंगाल से गेन करेंगे तभी 300 सीटें होंगी। कई लोग कह रहे हैं बंगाल से गेन करेंगे, उड़ीसा से गेन करेंगे, यहाँ से गेन करने के बाद ही 3 सीटों पर पहुँच जाएंगी। तो आज जितनी सीटें हो रही हैं वहाँ पर सारी की सारी टीएमसी की सीटें हैं। इसलिए आज के दिन सारी की सारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर लगी हुई है। उनके खिलाफ एक ममता दीदी जो एक ही मुख्यमंत्री महिला वो खड़ी हुई है। तो सब नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि एंटी नेशनलिज्म हो गया। तो ममता ने बड़े चालाकी से इसको रीजनल इशू बना करके, हमारे अस्तित्व का सवाल है, बाहर के लोग आकर के बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, हमारी मछली खाने के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, हमारे पहनावे के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे इसके ऊपर बातें करते हैं। और भगवान जो हमारा है उसके मुकाबले में उनके अपने भगवान है। ये तो बंगला गॉड वर्सेस नॉन बंगला गॉड की बात हो रही है ना। परंतु अस्तित्व की लड़ाई ये है कि बंगाल का सब नेशनलिज्म वर्सेस भारतीय नेशनलिज्म जिसे कहते हैं, उसके बीच में लड़ाई। पर आप तो सीधी बात करते हैं ना प्रभु। मेरा सवाल सीधा था, इसमें किसका पुट, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? आपने विश्लेषण पूरा कर दिया, उस सवाल का जवाब नहीं दिया। देखो मैं सवाल का जवाब बिल्कुल दे रहा हूं। अगर वोट पड़ते हैं सब नेशनलिज्म के ऊपर तो पलड़ा ममता का है, क्योंकि आपने देखा 3 इलेक्शन जीत चुकी हैं, तीनों के अंदर उनकी वोट परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। आपने बड़ी आंकड़ा दिया है, हर बार बढ़ते। और बीजेपी की भी बढ़ी है। बीजेपी की इसलिए बढ़ी है कि कांग्रेस सीपीएम के वोट उनकी तरफ गए हैं, क्योंकि उनके जितने वोट कम हुए उतने लगभग बीजेपी की तरफ जुड़ गए हैं। तो बीजेपी ने कोई ममता के वोट नहीं छीने अभी तक। तो डायरेक्ट फाइट अभी आकर के, अभी कांग्रेस और सीपीएम वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो मैं कह रहा हूँ कि सब नेशनलिज्म वहाँ काम कर गया। कि जैसे आपने कहा कि जब हम बात करते हैं मोदी को तीसरी बार मोदी, तो मोदी वेस्ट बंगाल से ऊपर हैं, वेस्ट बंगाल से बड़े ऊपर हैं, अपने आप को राष्ट्रीय नेता हैं और रहेंगे, वो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। परंतु वहाँ पर अगर रीजनल इशू कर गए इस बार, क्योंकि इस बार वो नेशनलिज्म की 2019 की लहर नहीं है। लहर ये है कि कौन वहाँ पर जाकर के अपना अस्तित्व बना सकता है। तो मैं सीधी बात ये कहूँ, अगर सब नेशनलिज्म ममता करने में तैयार होगी, वहाँ पर उन्होंने लोकल रीजनल इशू को कर दिया कि हमारा प्राइड खतरे में है, तो वहाँ कठिनाई हो सकती है बीजेपी, वहाँ कठिनाई हो सकती है। आप ये कह रहे हैं इसके अंदर, एक मिनट प्रभु संजय, देखिए एक चीज पर एक सहमति जो बनी है हमारी, 2 महीने से हम विमर्श कर रहे हैं आप जैसे वरिष्ठ लोगों के साथ जो विमर्श हो रहा है कि भाई स्थानीय होता जा रहा है चुनाव, लोकलाइज्ड है ये चुनाव। तो लोकलाइज्ड में किसका पुट, जो प्रभु कह रहे हैं, तो वहां सब नेशनलिज्म या वहां का हिंदुत्व या वहां की संस्कृति वो पुट हावी होगा क्या? वो बीजेपी जो ताल ठोक रही है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनेगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो वो रोड ब्लॉक बन जाएगा। दरअसल ऐसा बंगाल में नहीं होगा, या बंगाल में जब लोकल होने लगते हैं चुनाव तो अलग अलग इलाके में अलग अलग एक लहर होती है या एक हवा होती है। वहां की हवा क्या अलग है? या मैं कह दूं वो रेमल तूफान, वो चक्रवात भी आया, कोई चक्रवात राजनीतिक चक्रवात भी आ सकता है क्या? अब चक्रवात किसके लिए आएगा और किसको उड़ा देगा ये तो देखने की बात है। लेकिन मुझे लगता है संदीप कि ये जरूर है कि हमने पिछले 10-15 सालों में जब देखा जितना लोकल चुनाव हुआ है, तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने अपने 2021 के विधानसभा चुनाव से भी सबक ली होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा था, शायद उनकी अपेक्षा से थोड़ा कम रहा हो, पता नहीं।
लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव से उन्होंने कुछ सबक लिए होगी, कुछ कोर्स करेक्शन किया होगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी बंगाल के चुनाव को भी लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बंगाल में राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके आ रही है और मंदिर का मुद्दा और धारा 370 का मुद्दा। इन मुद्दों के सहारे बीजेपी अपनी पैठ बढ़ाने या अपना जो जनाधार है उसको विस्तार करने की कोशिश नहीं कर रही है। बंगाल में बहुत ऑफेंसिव पर है। आप देखें आज जिस तरह से वहां 2-2 रोड शो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत देता है कि कांटे की लड़ाई है। और मुझे लग रहा है कि इस कांटे की लड़ाई में थोड़ा सा टीएमसी शायद पिछड़ती दिख रही है और इस वजह से बहुत एक तरह से ऑफेंसिव पर है बीजेपी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तृणमूल डिफेंसिव पे चली गई है, लेकिन सब मिला के मुझे लगता है कि कांटे की लड़ाई में बीजेपी थोड़ा सा दबाती तो इसमें हिंदू मुसलमान पोटी आप कह रहे हैं कि वो भी स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं, या सीएए, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बांग्लादेश बना देंगे जी ये तो बंगाल को, ये एक सेंट्रल नैरेटिव है बीजेपी की तरफ से। और स्थानीय मुद्दों की या वहां की संस्कृति की दुहाई ज्यादा ममता बनर्जी देती दिख रही है। वो हमलावर दिख रही है या डिफेंसिव पर भी डालने में कामयाब हुई है बीजेपी? नहीं, देखिए जब वो सीए का मुद्दा भी अगर बंगाल में उठा रहे हैं, अगर आप हिंदू मुसलमान का भी मुद्दा उठा रहे हैं बंगाल में, तो उसको राष्ट्रीय जामा नहीं पहना रहे हैं, वो बंगाल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने भी चुनाव को, बीजेपी ने भी चुनाव को बंगाल में स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ने की कोशिश की है। वो ठीक है, वो संस्कृति और भाषा और उसका शायद सहारा नहीं ले रहे हो, लेकिन वो इन चीजों का सहारा ले रहे हैं जिसकी एक राष्ट्रीय मुद्दा तो है, लेकिन उसको बंगाल के कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है कि अगर ये होगा तो इसका क्या नुकसान है और अगर ये नहीं हुआ तो क्या नुकसान होगा। इस तरह से उन्होंने एक जैसे कहें कि नेशनल टूल को स्टेट लेवल पे अच्छे से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल क्या हम ये कह सकते हैं कि और राज्यों से आएगी नहीं आएगी? संजय, और राज्यों में जो हमारा एक कंसेंसस बन रहा था कि भाई स्थानीय पुट बढ़ गया है, दरअसल स्थानीय मुद्दे उठाते हुए भी ये राष्ट्रीय फलक के चुनाव की तरह ज्यादा देखा जा रहा है क्या पश्चिम बंगाल में, या देखा गया है या नहीं? दरअसल इसी में सवाल का जवाब छिपा हुआ है। देखिए, अब हम दूसरे राज्यों से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। और अगर मैं इसको पड़ोस के राज्य जैसे मान लीजिए उड़ीसा या बिहार, इन सब से तुलना करूं तो मुझे लगता है कि इस राज्य में बंगाल में ममता वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना एक टफ बैटल होता हुआ दिखाई पड़ा, उतना उड़ीसा में नहीं है। उतना टफ बैटल यूपी में नहीं दिखाई पड़ता। मैं कह रहा हूं 1 to 1। और जब आप 1 to 1 कर देते हैं इसको, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो ये 1 to 1 बैटल जैसे ही होने लगा, और बहुत कुछ बंगाल में ऐसा ही हुआ है, तब ये राष्ट्रीय चुनाव की ओर थोड़ा सा झुकावा दिखाई पड़ता है। यूपी में ऐसा बिल्कुल नहीं था, 1 to 1 चुनाव नहीं था। उड़ीसा में भी ऐसा चुनाव मुझे देखने को नहीं मिला। तेलंगाना की बात करें, अगर आप और राज्य हैं, तमिलनाडु की बात करें, 1 to 1 जैसा दिखाई नहीं पड़ा। कुछ हद तक बिहार में था, नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव, लेकिन नरेंद्र मोदी तेजस्वी का जो टकराव था वैसा नहीं है जैसा ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का टकराव दिखाई पड़ रहा है बंगाल में। तो यहां पर यशवंत एक और चीज आ जाती है, और इसलिए मैंने 2009 से आंकड़े दिए। वहां पर 2009 की हम बात करें तो 15 सीटें लोकसभा की वामखेमा जीतने में कामयाब था, 6 कांग्रेस के हाथ भी आई थी, त्रिकोणीय मुकाबला होता था, एक फ्रिंज प्लेयर थी वहां पर बीजेपी। लेकिन अब 2024 की बात करें, 15 साल बाद की तस्वीर, ममता बनाम मोदी की जो चर्चा हो रही है, पर वहां पर वामखेमा भी है और वहां पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, और इंडिया गठबंधन नहीं है वहां पर, सब एकला चलो का राग अलाप रहे हैं। तो ये कांग्रेस, जैसा संजय कह रहे थे, कांग्रेस और वाम खेमे का वोट, वाम भी वाम करते हुए राम राम करता दिखाई दिया तृणमूल के पास, उसका वोटर नहीं गया। इस बार ये अलग अलग लड़ाई किसके फायदे की साबित हो रही है? देखिए संदीप,
जो भाजपा की ग्रोथ स्टोरी है पश्चिम बंगाल की, वो पूरे भारत से अलग है, थोड़ी अलग है। पहली बात तो ये कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वोटों में जो बढ़ोतरी हुई, दरअसल वो वाम मोर्चे और कांग्रेस के वोटों से हुई। ये विचित्र लेकिन सत्य है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में भाजपा ग्रामीण इलाकों में पहले घुसी और पहली बार शहरी इलाकों की ओर वो बढ़ती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी शहरी इलाकों में पूरी तरह उनका आधिपत्य था, ग्रामीण इलाके उनके जो कोई थे उनको वापस खींचने की ओर वो कोशिश कर रही है। एक जो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के नैरेटिव का बहुत बड़ा अंतर है, वो दरअसल कंफ्यूजन जिसपे आप बात कर रहे थे अभी, नेशनल वर्सेस लोकलाइज, उसमें केवल संजय भाई के जो जो कह रहे थे उसमें एक ही लाइन मुझे जोड़नी है। जो पूरे भारत के लिए सेंट्रल थीम है, पश्चिम बंगाल में दरअसल वो लोकल थीम है। हाँ, जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के लिए स्थानीय मुद्दा है। जब हम बात करते हैं बांग्लादेशी मुद्दे की, या हम बात करते हैं सीएए एनआरसी की, बाकी लोग उसको राष्ट्रीय मुद्दा मानते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों में वो स्थानीय मुद्दा है, क्योंकि वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर वहीं से जुड़ी है जिन जगहों पे, तो उनके लिए स्थानीय मुद्दा होना स्वाभाविक है। तो ये राजनीति जो है वहां पे दरअसल लोकलाइज्ड है, अलग तरीके से, जो कहने के लिए नेशनल इशू है लेकिन वहां पे लोकल इशू है। दूसरी बात, ममता बनर्जी को यह बात अच्छे से पता थी कि जो लेफ्ट और कांग्रेस के पास में अब रेसिडुअल वोट है, बचा खुचा वोट है, क्योंकि 2022 के लोकसभा विधानसभा जो चुनाव हुए किसके, उसमें ममता बनर्जी को करीब करीब 48% वोट मिले तृणमूल कांग्रेस को, और वो एक तरह से सैचुरेशन वोट उन्होंने अपने ओर खींचा मुस्लिम मतदाताओं का, और जो वोट रह गया 10% के आसपास, 10-12% कांग्रेस और 5.5% वाम खेमा और 3% कांग्रेस को मिले थे 2021 के विधानसभा चुनाव। हाँ, तो सारा मिला लीजिए तो दहाई का फिगर हार्डली टच। हाँ, जो ये दहाई का फिगर है, एक्चुअली में ममता बनर्जी ने बड़ा समझदारी का काम किया कि लेफ्ट और कांग्रेस को अपने साथ में वो लेके नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये 10% वोट जो अब इनके पास में है वो दरअसल एंटी बीजेपी नहीं है, वो एंटी ममता वोट है, जो विधानसभा में ममता बनर्जी को नहीं ये पड़ा, मतलब सोची समझी रणनीति थी। ये तलखी तुलखी उनकी कम से कम सोची का समझी कुछ कहना रणनीति या थी। फटकार खड़गे साहब लगा रहे थे, ये दिखावे का खेल था। अंदर खाने ये था कि भाई साथ मिलकर लड़ेंगे, ये 8-9% वोट बैंक सारा बीजेपी के पास ना चला जाए और खेल बिगड़ जाए। एग्जैक्टली तो वो उन्होंने इसको ये इंश्योर किया कि एंटी ममता वोट स्प्लिट हो। अब लड़ाई केवल इस बात की है कि क्या स्प्लिट हो वो रहा है। स्प्लिट होगा, अभी 1 तारीख के आंकड़े तो आपके पास आपको देने ही होंगे, पर थोड़ा सा एक ट्रेलर आज भी दीजिए। समझ में आ जाएगा जी, बिल्कुल वो समझ में आएगा अपने को कि क्या लेफ्ट और कांग्रेस का प्रदर्शन ममता बनर्जी को फायदा कर रहा है, या उनका फर्दर डिसइंटीग्रेशन ये बीजेपी को फायदा दे रहा है। संजय भाई भी मेरे ख्याल से इन्हीं दो आंकड़ों के ऊपर निगाह उनकी भी बनी हुई होगी, उनके आंकड़ों में। इसमें जातिगत जो समीकरण हैं वो कितने अहम हो जाएंगे। मुसलमान देखिए 27% है, सब नेशनलिज्म भी है, और ममता बनर्जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, एक करिश्माई नेतृत्व तो उनका है ही, और साथ ही औरतों में उनकी जबरदस्त पैठ है, लेकिन एक फॉल्स स्टेप मार गए थे, एक गलत शॉट मार दी थी 2021 के विधानसभा चुनाव में, दीदी और दीदी का संबोधन करके, जिसे लपक लिया था ममता बनर्जी ने, और उनकी अच्छी खासी पकड़ महिलाओं में भी है। तो ये आधी आबादी और 27% मुसलमान वोट बैंक, ये जातिगत समीकरण किसका पलड़ा भारी करते दिख रहे हैं यशवंत? देखिए, बंगाल की राजनीति की एक ये इसको विडंबना कहें या जो कहें, 100 मीटर की रेस में 27वें मीटर पे ममता बनर्जी खड़ी। अब ये अपने यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम 70 साल से यही देख रहे हैं कि 27% के रेस पे 100 मीटर पे खड़ा होना, ये तो सेकुलर राजनीति है। लेकिन वोट बैंक में कांग्रेस का और नहीं खड़ा होना, वाम खेमे का भी तो फुट होता था, या इस बार वो एक तरफा शिफ्ट कर गया है? ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल हो जाएगा 4 तारीख के लिए। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि काउंटर पोलराइजेशन क्या उस तरीके का होता है, पहली बात। दूसरी चीज, जो प्रॉब्लम ममता बनर्जी की अब है, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ें, मैं लगातार उनको फॉलो कर रहा हूं, उनके रिपोर्टर्स को वहां पे, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट 3-4 दिन पहले उनकी आई थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी को परेशान कर रही है।
क्योंकि जो जो भर्ती घोटाला और उसके ऊपर जो कोर्ट के आदेश आए, 20,000 लोगों की जो 25,000 नौकरियों को निरस्त करने का, और फिर बाद में जो उसको लेके जो प्रपंच चल रहा है पश्चिम बंगाल में, लोगों को नौकरी को लेकर के ये एक मसला बड़ा बन। मुझे लगता है कि जो उनकी जबरदस्त पकड़ और पॉपुलैरिटी महिलाओं के बीच में है, जिसको लेकर के वो हमेशा से बहुत आश्वस्त रही हैं, मुझे लगता है कि पहली बार उसमें उस चीज को लेकर के, इस घोटाले के कारण तो वो कांटे एक की टक्कर nervousness सी में दिख रही। कौन 19 कौन 20, यशवंत? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ठीक है, ठीक है। नहीं, कारण एंटी संदीप इनकम्बेंसी उसका दोनों कारण तरफ है। 13 साल का राज है प्रदीप जी। ममता बनर्जी का तो एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी, एक 10 साल का राज है प्रधानमंत्री मोदी का। क्या उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी, क्या इसकी भी एक लड़ाई पश्चिम बंगाल में होते आप देख रहे हैं? तो हम लोगों को ये मानकर है कि ममता बनर्जी फाइटर है। उनके जैसी और कोई नेता विपक्ष में मुझे दिखाई नहीं देता किसी राज्य में। बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी कमजोरी है कि कोई राज्य स्तर का उनके पास पॉपुलर लीडर नहीं है। ये लड़ाई इस तरह, इस मायने में अगर देखें तो एक तरह से असंतुलित हो जाती है। उसके संतुलन के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को उतरना पड़ता है। तो ये लड़ाई ममता बनाम जो है मोदी होती है। अब ये देखें कि 2019 से 2024 के बीच में फर्क क्या आया है। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत नहीं था। लोकल लीडरशिप तो थी ही नहीं, अब भी नहीं है, संगठन भी बहुत मजबूत नहीं था। तो 2 सीट से वो 18 सीट पर पहुंची और ऐसी सीटें जीती जहां 2014 में 6% 7% वोट मिला था। तो इतनी लंबी छलांग 2018 में बीजेपी ने लगाई। तब से अब में दो बड़े अंतर आए हैं। एक, शुवेंदु अधिकारी के आने से ममता बनर्जी को जहां नुकसान हुआ है, बीजेपी को फायदा हुआ है। एक संगठन का आदमी जिसने ममता बनर्जी जब 200 से ज्यादा 215 सीटें जीत रही थी, तब उनको विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से हरा दिया। ठीक है। तो उसका एक बड़ा अंतर है कि बीजेपी का संगठन 19 के मुकाबले ज्यादा तैयार है, ज्यादा संगठित है। पिछली बार तो कई ऐसे बूथ थे जहां बीजेपी को बूथ वर्कर नहीं मिले, इस बार वो स्थिति नहीं है। दूसरा, 2019 का चुनाव अगर आपको याद हो तो बीजेपी ने शुरू किया था आरोप लगाने का कट मनी का। ममता बनर्जी ने तुरंत रिएक्ट किया और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे जिन्होंने कट मनी लिया था उनसे वापस करवाया पैसा। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो हुआ ये कि लोगों ने सरकार के भ्रष्टाचार से ममता बनर्जी को अलग कर दिया। ये पार्टी के कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ममता बनर्जी का इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं। अब ये मामला नहीं रह गया। ये जो भर्ती घोटाला जिसका यशवंत जिक्र कर रहे थे, शिक्षक भर्ती घोटाला, और उसके बाद मंत्रियों के घर से जो नोट मिले, जो लोगों ने टेलीविजन पर देखा है, उसका असर पड़ा है। वो भ्रष्टाचार जो है वो ममता बनर्जी की, उसकी आंख ममता बनर्जी तक पहुंच गई है। दूसरा, जो संगठन में बदलाव हुआ है बीजेपी के, उसका फायदा उनको मिला है। 2021 के विधानसभा चुनाव से सबक सीखा है। पर ममता बनर्जी भी, जो आप ये कह रहे हैं, वो भी एक विक्टिम कार्ड भी खेल रही हैं। जब बीजेपी ताल ठोकती है भ्रष्टाचारी की जगह जेल में ही है, तो शारदा स्कैम सबसे बड़ा स्कैम अगर पश्चिम बंगाल का देखें, उसमें मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी दोनों के नाम थे। उन पर कितनी गाज गिरती है, या टीएमसी के नेताओं पर ही गिरती है, या कोई जज रिटायर होते हैं हाई कोर्ट से और वो बीजेपी के उम्मीदवार बन जाते हैं। राज्यपाल को लेकर भी जिस तरह की खुल्लम खुल्ला लड़ाई, वो नूरा कुश्ती नहीं हो रही, या पक्षपातपूर्ण रवैया, जनता किसको मानती है? क्या लड़ाई इस पर भी अटकेगी या अटकी हुई है प्रदीप जी? नहीं, अटक सकती है। सवाल यह है कि मुद्दा कितना नीचे तक पहुंचता है, उस पर लोगों का परसेप्शन क्या बनता है, इस पर निर्भर करेगा कि ये लड़ाई नीचे तक पहुंचे। तो परसेप्शन की भी लड़ाई है। परसेप्शन किसके फेवर में जाता दिख रहा है अब? देखिए, ये दिलचस्प है पश्चिम बंगाल की लड़ाई। प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, भर्ती घोटाला बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण देखता हूं, प्रधानमंत्री के और सब लोगों के भाषण देखता हूं, तो उसमें नंबर 1 का मुद्दा भ्रष्टाचार होकर निकल के नहीं आता।
नंबर एक का मुद्दा हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा है। अभी भी वो कह रहे हैं बांग्लादेश बना देंगे, ये वो सब, यही हिंदू मुसलमान चल रहा है। ममता बनर्जी को पहले से ये मालूम था कि ये होगा, उन्होंने पूर्वानुमान लगा लिया था, इसलिए उन्होंने काफी पहले से ही पाले के दोनों तरफ सरकारी पैसा देना शुरू किया। उन्होंने मुसलमानों की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके जो धार्मिक कार्यक्रम हैं, उनको भी वित्त पोषित किया सरकार की तरफ से, और हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम हैं उनको भी पूरी ताकत से वित्त पोषित करना शुरू किया। तो वो जो कम्पिटिटिव कम्युनलिज्म होता है ना, उसको बीजेपी का हिंदू कार्ड और ममता का मुस्लिम तुष्टीकरण, ममता का मुस्लिम तुष्टीकरण बीजेपी कहती है, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से पिछले 3 साल से लगातार दोनों को साधने की, कि वो दोनों को साधें। वो बाकायदा एक हिंदू कार्ड भी लगातार खेल रही है। जाहिर है भाजपा तो उसको कहेगी नहीं, लेकिन वहां के जानकार रखने वाले लोग लगातार हिंदू कार्ड। अगर बीजेपी केवल मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोर देती, जो प्रदीप जी ने कहा है, तो ममता बनर्जी को काफी बैकफुट पर जाना पड़ता, बचाव पर जाना पड़ता। लेकिन बीजेपी का तो जैसे कि आदत है कि वो हिंदू मुसलमान जब करना शुरू करती है तो बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। अब वो भ्रष्टाचार का जिक्र वगैरह करते हैं, लेकिन उसको इतना रेखांकित नहीं हो पाता। रेखांकित हो रहा है हिंदू मुसलमान का सवाल, उसका बंदोबस्त ममता बनर्जी ने पहले से काफी कर लिया है। दूसरी बात, जो कांग्रेस का और वामपंथियों का वोट था, खासतौर से वामपंथियों की तरफ से इस बार एक सचेत और जबरदस्त कोशिश लग रही है कि वो अपना वोट खींचें और अपने आप को दोबारा एक ताकत के रूप में स्थापित करें। पहले जो पहले राम और पहले वाम की बात जो थी, उनको वापस लाने की कोशिश, कुछ नहीं है। कितना वो कर पाते हैं वापस वो दूसरी बात है, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश है, योजना है कि इसको हम खींचें। तो वो भी भाजपा को जो वोट मिल गया था, वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को पहले की तरीके से सुविधापूर्वक नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल जो अभी तक मुझे सीधा जवाब नहीं मिला, इस लड़ाई में कौन आगे है? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारे लिए सबसे बड़ी रिकवरी स्टेट उत्तर प्रदेश है। अब उसने उस बात को थोड़ा मंद स्वर में कहना शुरू किया है, उतने जोरदारी से नहीं कहती है। अब वो कह रही है कि सबसे बड़ी रिकवरी स्टेट जो है वो पश्चिम बंगाल है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिकवरी स्टेट किस तरीके से बदल रही है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रिकवरी होगी। रिकवरी क्या मतलब 18 से ऊपर बीजेपी जाती दिख रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा तो वो 18 सीटें जीत सकती है अपने, मतलब उतना ही छू पाएगी, उससे ऊपर आप कह रहे हैं। ये आपका मानना है, पर ये स्विंग स्टेट है। हम लगातार कह रहे थे बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तय यही करेंगे 4 जून के नतीजे किसकी सरकार। 4 जून के बाद बड़ा मंगल किसका होगा, ये भी तय होने वाला है। बहुत सारी राय आपकी आ रही हैं, कुछ साझा की हैं, कुछ और साझा करूंगा। तो बात हो रही थी पश्चिम बंगाल की, कांटे की टक्कर है, कौन आगे कौन पीछे। मीना सिन्हा हैं, खगौलवासी हैं, बिहार में रहती हैं। उनका कहना है दीदी को जन समर्थन तो है, मगर उनकी भूमिका पर संदेह है, यानी कि कुछ शक होने लगा है। पर ये इतनी नाराजगी में होगा कि वोट अलग पड़ेगा, भुना पाएगी बीजेपी, या जन समर्थन के बिना पर 20 ही रहेंगी दीदी। 4 को पता लगेगा। आज इतना ही, नमस्कार।